नमस्कार, आप सभी का हंस पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपभ्रंश भाषा पे। अपभ्रंश भाषा का समय विस्तार, समयावधि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ भ्रष्ट होता है। क्या होता है? भ्रष्ट। अपभ्रंश शब्द का अर्थ भ्रष्ट है। भ्रष्ट इस अर्थ में जो संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न अर्थ रखता हो या उसके नियम से जो रहित हो, उसे भिन्न या विकृत शब्दों से युक्त भाषा। संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न या विकृत शब्द को अपभ्रंश कहते हैं। यही अपभ्रंश 11वीं 12वीं शताब्दी में पुरानी हिंदी में प्रवेशित हो जाती है, पुरानी हिंदी में बदल जाती है। कब बदलती है पुरानी हिंदी में? 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास पुरानी हिंदी में प्रवेशित हो जाती है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग प्रामाणिक रूप से पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है तथा इसका सबसे प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। पतंजलि शब्द का प्रयोग, क्षमा चाहूंगा, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ है? प्रामाणिक रूप से पतंजलि के महाभाष्य में, और इसका प्राचीनतम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखा जा सकता है। इसके स्रोत में अपभ्रंश भाषा के जो स्रोत लिए जाते हैं कि अपभ्रंश भाषा का कहाँ प्रयोग हुआ, तो शिलालेखों में या जो अपभ्रंश जसहरचर्य आदि जो ग्रंथ हैं। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग धारसेन के द्वारा बताया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। एक शिलालेख में प्रयोग किया गया था जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को, जिनका समय विक्रम संवत 650 के पहले माना गया है, तो संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश का कवि कहा है। यही अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय ने किया था। अपने पिता के लिए, पिता को उन्होंने अपभ्रंश संस्कृत और पाली का कवि बताया है। इसमें आचार्य किशोरीदास वाजपेयी अपभ्रंश को नण भाषा कहते हैं। इस अपभ्रंश को सामान्य रूप से उकार बहुला भाषा कहा जाता है। उकार बहुला भाषा कहने का तात्पर्य है उकारांत शब्दों का प्रयोग। उकार बहुला से तात्पर्य है उकारांत शब्दों का प्रयोग। जैसे में मन से मनु, कारण से कारणु, चल से चलू आदि। अर्थात हम देखते हैं अपभ्रंश को नण भाषा कहते हैं। नण टवर्गी न, नण भाषा। अपभ्रंश के भेद विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग किया है। सबसे पहले नमी साधु ने अपभ्रंश पर विचार किया और उन्होंने इसके 3 प्रकार बताए हैं, 3 भेद: उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मार्कंडे ने 3 भेद बताए, लेकिन उनके नामकरण अलग अलग किया: नागर, उपनागर और ब्राचर। याकोबी ने अपभ्रंश के 4 भेद किए और उसके नाम 4 दिशाओं पे, पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, दक्षिणी और उत्तरी अपभ्रंश किया। नाम्बरसी ने 2 ही भेद किए, पूर्वी और पश्चिमी।
एक और नाम डॉक्टर तागरे का है, जिसमें उन्होंने दिशाओं के नाम पर ही किया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी अपभ्रंश की चर्चा की है। इसके साथ अपभ्रंश के साथ हमेशा एक विवाद जुड़ा रहता है, अपभ्रंश भाषा या भाषिक स्थिति। भाषिक स्थिति, यह विवाद इसके साथ है। अपभ्रंश भाषा या भाषिक स्थिति। अपभ्रंश जब भाषा के रूप में मानेंगे तो अपभ्रंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे विकास की, आदि विषयों पे विचार किया जाएगा। और जब भाषिक स्थिति मानेंगे तो जो संस्कृत से भाषा के सरलीकरण की स्थिति आई, पाली, प्राकृत, उसके बाद तीसरी अवस्था अपभ्रंश को मानेंगे। और इस प्रकार जब अवस्था मानेंगे, भाषिक स्थिति के रूप में जब देखेंगे, तो पिछले प्रत्येक प्रकृत के लिए एक अपभ्रंश माना जाएगा कि इस प्रकृत से अलग अलग प्रकृतों से अलग अलग अपभ्रंश आए। जैसे प्राकृत में पैसाची प्राकृत था तो उससे पैसाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ऐसे मानेंगे। इसे मानने वाले में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का नाम लिया जा सकता है। भाषिक स्थिति मानने के बावजूद भी इसमें कुछ बिंदु रह जाते हैं। जैसे भाषिक स्थिति है तो इसका जो परिवर्तन हुआ केवल देशीय प्रक्रिया के द्वारा हुआ, संस्कृत परंपरा से जो चली आ रही है, या फिर इस पर कुछ विदेशी प्रभाव भी रहे हैं। इससे पहले जो दो स्थिति रही, पाली और प्राकृत की अवस्था जो रही, जो विकास की अवस्था हुई, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत। तो संस्कृत से प्राकृत तक एक देशी प्रक्रिया रही और संस्कृत की परंपरा से रही, और अपभ्रंश भी इसी परंपरा में आगे बढ़ी। लेकिन इस पर कुछ प्रभाव विदेशी भाषा का भी प्रभाव मानते हैं, और इसमें तहसील, रुमाल जैसे शब्दों का प्रयोग जब अपभ्रंश में होने लगा, तब इस पर, इन शब्दों से यह ज्ञात हुआ कि इस पर जो विदेशी भाषा का भी प्रभाव पड़ा है। अपभ्रंश, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भाषिक स्थिति माना है, भाषा विकास की एक स्थिति माना है। भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक प्राकृत के लिए अपना अपभ्रंश माना इन्होंने, और प्रत्येक प्राकृत को प्राकृत का एक अलग अपभ्रंश दर्शाया। जैसे सौरसेनी प्राकृत के लिए सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश का विकास माना इन्होंने। महाराष्ट्री प्राकृत से महाराष्ट्री अपभ्रंश का विकास, पैसाची प्राकृत से पैसाची अपभ्रंश का, तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से अर्धमागधी अपभ्रंश, और अंतिम पैसाची प्राकृत से पैसाची अपभ्रंश का विकास माना। अपभ्रंश से, विभिन्न अपभ्रंशों से आधुनिक आर्य भाषा का विकास पढ़ेंगे। विभिन्न अपभ्रंश से विकसित आधुनिक आर्य भाषाएं, अपभ्रंश, उपभाषा और इनकी बोलियां। तो क में सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी आदि आते हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी जिसे भी कहते हैं, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी भी, जयपुरी जो पूर्वी राजस्थानी है, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी। यानी राजस्थानी में
4 बोलियां मुख्य रूप से हैं। पहाड़ी, कुमायूनी, नेपाली और गढ़वाली। दूसरा ख अर्धमागधी। अर्धमागधी से विकसित आधुनिक आर्य भाषा पूर्वी हिंदी है, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली। अर्धमागधी से विकसित उपभाषा है पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी के अंतर्गत, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और आसामिया। बिहारी के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इससे आगे क्रमशः और देखते हैं। पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी तथा ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ। इसके बाद अपभ्रंश की विशेषताएं। अपभ्रंश में निर्भक्तिक प्रयोगों का विकास इसमें तेजी से हुआ और ही प्रत्यय से ही कर्म, करण और संप्रदान आदि कारकों का काम लिया गया। एक ही प्रत्यय से कईयक कारकों का प्रयोग किया गया, उसे काम में लाया गया। अपभ्रंश में 2 ही लिंग रह गए थे, 2 लिंग और 2 वचन। केवल नागर अपभ्रंश में इसका अपवाद मिलता है, कहीं कहीं नपुंसक लिंग का प्रयोग मिल जाता है। नपुंसक लिंग का प्रयोग कहीं कहीं मिल जाता है नागर अपभ्रंश में, और 2 ही वचन रह गए थे। द्वित्व का प्रयोग, द्वित्व शब्दों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है, जैसे मित्र का मित्र हो जाना। और काल के संदर्भ में, जैसे समय के संदर्भ में 3 तरह के प्रयोग मिलते हैं अपभ्रंश में। पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल संस्कृत की पद्धति पर है, भूतकाल कृदंत प्रयोग पर और भविष्यकाल संस्कृत तथा कृदंत दोनों की तरह था। संस्कृत तथा कृदंत दोनों के अनुसार था। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं जिसमें हम अवहट पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस हमारे वीडियो को हंस पाठशाला के YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है आदि जो आपके सुझाव हैं, जो आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।